नमस्कार, मनस के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारे देश के अधिकतर हिस्सों व ज्यादातर कम्युनिटीज में ये मान्यता पुष्ट होती जा रही है कि पारिवारिक संपत्ति के जायज हकदार बेटे ही हैं। बेटियों को दहेज के रूप में माँ बाप भले ही हजारों लाखों का सामान दे दे, पर पिता की जायदाद में बेटियों को हिस्सा बहुत कम परिवार देने को तैयार है। इस मान्यता का औरतों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, इसकी कुछ झलक आज मनस के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे। आजादी के बाद बना हमारे देश का संविधान इस बात का आश्वासन देता है कि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। सन 1950 के दशक में हिंदू कोड बिल पेश करते वक्त सरकार ने इस बात का बहुत क्रेडिट लिया था कि ये नया कानून औरतों को संपत्ति में बराबरी का अधिकार देकर एक सामाजिक क्रांति लाएगा। लेकिन सन 1956 में उत्तराधिकार संबंधी जो कानून हिंदू सक्सेशन एक्ट के नाम से पारित हुआ, उसमें स्त्रियों को बराबर का अधिकार देने की बजाय उनको बेदखल करने के नए नए प्रावधान बनाए गए। आज तक हिंदू को उपासनरी सही सलामत है और हमारे कानून में उनको मान्यता मिलती है। इसका मतलब ये है कि आज तक हिंदू जो पुरुष है उसको जन्म का अधिकार है, जन्म से ही पैदा अधिकार है अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में, उसको जन्म से ही अधिकार मिलता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ये अधिकार हिंदू महिला को डॉटर को नहीं मिलता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट ने हिंदू को उपासनरी को अबॉलिश नहीं किया। ये सबसे पहली बड़ी गलती है, सबसे पहली इनइक्वालिटी की जड़ है, सोर्स है। दूसरी बात यह है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने के बाद किसी भी हिंदू मेल को अपनी विल बनाने का अधिकार मिल गया और बाय विल वो सिर्फ अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ही नहीं विल कर सकता है, लेकिन अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो उसके शेयर में आती है वो भी विल कर सकता है। मैंने अभी तक ऐसा कोई विल नहीं देखा जिसके अंदर लड़की को प्रॉपर्टी दी गई है। ज्यादातर अगर उनको कुछ दिया भी जाता है तो कुछ दहेज दे दिया गया, कुछ जेवर दे दिया गया, कुछ पैसे दे दिए गए, कुछ शेयर दे दिए गए। प्रॉपर्टी में उसको हक नहीं दिया जाता, घर से उसे स्पेशली वंचित किया जाता है। पारंपरिक हिंदू कायदों के अनुसार संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, पूरे परिवार की मानी जाती थी, जिससे औरतों समेत हर परिवार के छोटे बड़े सदस्य को रख रखाव यानी मेंटेनेंस और रेजिडेंस का हक गारंटीड था। कोई भी परिवार का मुखिया दूसरे सदस्यों को बेदखल नहीं कर सकता था। हिंदू सक्सेशन एक्ट ने अंग्रेजी कानून की नकल कर वसीयत का हक पुरुषों को दे दिया, जिससे जायदाद पूरे परिवार की न रहकर पुरुषों की निजी मिल्कियत बन गई। नतीजा, औरतों को माँ, बहन, पत्नी व विधवा के रूप में पुरुष आसानी से बेदखल कर सकता है। जिस आदमी के लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, वो ऐसा समझता है कि लड़कियों की तो मैं शादी कर दूं और लड़कियों को अपनी जायदाद में से कुछ भी हक ना दूं और अपनी जायदाद में से मैं केवल हक अपने लड़कों को दूं। पर जहां पर केवल एक आदमी की लड़कियां हैं, ऐसे भी बहुत सारे केसेज हैं कि जहां पे वो आदमी या तो अपनी जायदाद को अपने भाई या भतीजों में दे देता है या अपनी जायदाद को अपने जीवन काल के दौरान ही बेच देता है या किसी और किस्म से फुर्द कर देता है ताकि लड़की के हाथ में ना जाए। माँ बाप खुद अपने हाथों से बेटी को जायदाद से बेदखल करने के लिए इतने उतावले क्यों रहते हैं? इसके पीछे क्या मान्यताएं हैं? फैमिली वाले ये चाहते हैं कि जो उसको देना है दहेज की शक्ल में दे दें और जो जमीन का टुकड़े टुकड़े ना हो। ये भी उनका मंतव्य है। नहीं, पर अगर मान लो किसी के लड़के 5 हैं, ठीक है, तो 5 को मिलेगा, ठीक है। पर बेटी 1 है और लड़के 2 हैं, तो हाँ। एक बेटी को नहीं मिलेगा, 2 बेटों को मिलेगा। तो टुकड़े तो सिर्फ बेटे भी करते हैं। हाँ जी, वो भी करते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि वो जो दूसरी फैमिली आएगी हमारे घर में, वो शायद ज्यादा हमारे घर के रीति रिवाज को खराब करेगी। लेकिन बेटे जो हैं वो हमारी जो भी हमारी है रीति रिवाज उसको मेंटेन करें। पर बहुएं भी तो पराये घर से आती हैं, जैसे लड़की दामाद लाती है पराये घर से, ठीक है, बहुएं भी पराये घर से आती हैं। लेकिन ये हमारे वैसे ही जो बुजुर्ग हैं उनकी टेंडेंसी है, बेटे को तो प्रेफरेंस देते ही है ना, इसलिए उनका मन नहीं करता कि लड़की को जाए। समझो बेटी अपन दिए
तो समझो पुणे में दे दी, जमीन है तो पुणे में बेटी रहकर यहाँ की जमीन कैसी करेगी? तो बेटा अगर बाहर चला गया, मान लो बेटा नौकरी के लिए चला गया बाहर पुणे में, तो फिर भी जमीन पे तो रखता है हक? हाँ रखता है, हक रखता है। कोई यहाँ नौकर रखता है, आके वो खुद चला आता है, महीने को आता है, छुट्टी लेके आएगा। बेटा सैकड़ों हजारों मील दूर भले ही विदेश भी चला जाए, पिता की जायदाद में हक नहीं खोता। बेटी बगल के गांव में भी ब्याही जाए तो कहा जाता है अपनी जायदाद संभाल नहीं पाएगी। ठीक भी है तो गलत भी है। तो जब ये लड़की अपने ससुर के घर जाती है तो सबके हिस्सेदार बन जाती है, तो फिर इसको मैके की क्या जरूरत है? इसलिए इसमें कोई ज्यादा तो अच्छा नहीं है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं इससे। तो ये भी दलील दी जाती है कि भाइयों के प्यार की वजह से लड़कियां खुद ही माँ बाप की संपत्ति में हिस्सा लेना चाहती ही नहीं। हमारे कम्युनिटी में लड़कियां ऐसा ही मानती है कि जो हम भाई के पास, पिता के पास जो कुछ लेते हैं तो भाई के और पिता के परिवार में हमारा संबंध नहीं रहता है, इसलिए लड़कियां ऐसा चाहती ही नहीं है कि हमें कुछ मिलना चाहिए। लड़की ने नीलंदी जी मेरे भाई बात कुछ करेंगे, आना जाना मेरी इज्जत आबरों का सारा साथ देंगे, इसलिए अपने भाइयों के नाम करवाएंगे। फिर नहीं ले लेंगे, फिर न देगा कौन? फिर कोई नहीं देगा। जो जमीन लेगी तो फिर उसका भाई जमीन लेगी ना, तो उसका भाई जावे नहीं, ना बात भरेगा और ना उसका जाओगा। बहनें ये सोचकर भाइयों से जायदाद नहीं लेती कि भाई उनकी रक्षा करेंगे, भात इत्यादि का रिश्ता निभाएंगे, जिससे ससुराल में उनकी इज्जत बनी रहे। लेकिन भाइयों की शादी होते ही बहनों के हक सिकुड़ने लगते हैं और बहुतेरी तो भाइयों की राह तकती रह जाती हैं। जो थोड़ा बहुत भाई भावजों से मिलता भी है तो हक से नहीं, एहसान के रूप में। और लड़कियां भी इतनी समझ गई हैं कि मैं अपने बाप की इजाजत अपने भाई को दूं, क्योंकि मेरा इस परिवार में सारी उम्र में इस घर से लेना ही लेना है, तो मेरे संबंध जो है बहुत परिवार से सुखावे रहे। जब भी मैं इस घर में आया तो सारा परिवार मैनू गले लगाए प्यार से मिले। को मैं ऐसा काम ना कर ला जो मैं इस परिवार से सदा लई मेरे दरवाजे बंद हो जान। कि मेरे 2 बेटे हैं, 4 लड़कियां हैं, कि मैं अपने लड़के को देने चाहूंगी, लड़की को नहीं देना चाहूंगी। लड़कियां भी यही चाहेंगी अगर हम भाई से ले लें अपनी जायदाद, तो हो सकता है भाई उतना ज्यादा प्यार से ना मिलेगा जैसे वो मैं नहीं लूंगी तो फिर मिलेगा। कि भाइयों का प्यार बना रहता है हिस्सा ले? नहीं बनता, नहीं बनता। भाई भी एक दूसरे से सब बांटते हैं। अच्छा, और ना ले तो पक्का है कि प्यार बना रहेगा? भाभी अगर मान लो वैसे ही ना चाहे कि मेरी ननद घर आए तो प्यार तब भी नहीं बना रहेगा? तब भी नहीं बनता। लेकिन जनरली ये है कि अगर वो बिल्कुल बांट ले तो फिर उसका प्यार खत्म हो जाता, उसी वक्त खत्म हो जाता। ये अनोखा प्यार है जो बहन के जायदाद में हिस्सा मांगने से एकदम खत्म हो जाता है। भाई आपस में जायदाद बांटे तो झगड़ों की कोई परवाह नहीं, लेकिन लड़की ने हिस्सा मांगा तो घर के दरवाजे बंद। जब इतना कठोर इमोशनल ब्लैकमेल औरतों के साथ किया जा रहा हो तो इसमें क्या हैरानी की बात है कि अधिकतर लड़कियां प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने की जुर्रत भी नहीं करती, खुद अपने हाथ से अपना हक साइन अवे कर देती हैं। कि हमें सब कुछ मिलता है, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें घर की सभी जरूरतें दिया है, तो हम क्या लेंगे इनसे? हम अगले घर जाएंगे तो हमें सब कुछ वहाँ मिलेगा, तो हमें क्या जरूरत है इनसे उलझने की? मेरे 2 भाई है तो तीसरा हिस्सा मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं लूंगी क्योंकि मेरे पति का जो हिस्सा है वो तो मुझे मिलने ही वाला है। मैं 2 तरफ से क्यों लूं? तो मेरे भाइयों को भी मिलेगा ना। जो जहाँ जाती है वहाँ भी उसको मिलता ही है, इसलिए उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। उसको मिलता तो नहीं, उसके पति को मिलता है। हाँ, पति को मिलता है, तो उसको तो नहीं मिलता। अपन उसके पति के बहन को भी नहीं देती ने। तो बराबर ही हो जाता है। क्योंकि हमारे परिवारों में औरतों के हक केवल पति के माध्यम से मिलते हैं, इसीलिए औरतों के बीच आपसी छीना झपटी का माहौल बन जाता है। यही बुनियादी वजह है सास बहू ननद भाभी के भयंकर झगड़ों का, जिससे घर जंग मैदान में बदल जाते हैं। और 90% ऐसी औरतें हैं जो बूढ़ी भी हो चुकी हैं, सारी जिंदगी बता देती हैं किसी को के नाम में, मैंने जो मेरे देखने में आया है, और कोई जायदाद उसके नाम पर नहीं, और खास करके जमीन तो उसके नाम पर नहीं लगती है। सच तो ये है कि पति के घर मेंटेनेंस का हक मिलता है, जायदाद की मिल्कियत नहीं।
और अगर शादी टूटी तो लड़की घर की न घाट की। किसी टाइम उनके संबंध अलग थलग हो जाते हैं तो ता भी वो जायदाद ले जाएगी और किसी और जगह चले जाएगी, वो मेरी जायदाद को बढ़ा के लेगी। ये है मेरी समझ में जो आ रहा है, यही है कि उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। बेटियों को बेदखल करने के पीछे ये भी दलील दी जाती है कि औरतें प्रॉपर्टी की देखरेख नहीं कर सकती, लेकिन देश के हर कोने में, खेतों में और खलिहानों में औरतें पुरुषों से ज्यादा काम करती दिखाई देती हैं। औरतों को जायदाद न देने की संस्कृति अंग्रेजी राज के बाद से चली और उत्तर भारत में सबसे ज्यादा मजबूत हुई। पूर्वी और दक्षिण भारत में औरतों को संपत्ति देने की प्रथा देर तक बनी रही, लेकिन ये भी कमजोर पड़ती जा रही है। महाराष्ट्र से एक उदाहरण आपके सामने है। हाँ, इस पद्धति को चोली बांगड़ी कहते थे कि मायके से हर साल उस खेती में जो भी कुछ उपज होगी, उस उपज का हिस्सा उस बेटी को मिलेगा, जिसे नाम दिया गया था चोली बांगड़ी। माने हर साल लड़की मायके आने के बाद खाली हाथ न लौटे, इसलिए उसको कुछ न कुछ देने की प्रथा थी। और खेती के इसमें जो उपज आती है उसका पूरा का पूरा हक वो लड़की का रहेगा, तो मैंने वो स्वाभिमान से जिएगी अपने घर में, और इसका कीमत भी ससुराल वाले करते थे। हिंदू सक्सेशन एक्ट की तरह लैंड सीलिंग लॉज का इस्तेमाल भी औरतों के खिलाफ हुआ। जब राज्य सरकारों ने सीलिंग तय करते वक्त बेटियों के हिस्से का प्रावधान ही नहीं रखा, तो सामान्य परिवारों से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि सीलिंग में अलाउड बेटों के छोटे मोटे हिस्सों में से बेटियों को जमीन देकर और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाने दे। औरतों के कमजोर पड़ते अधिकारों का एक और उदाहरण आंध्र प्रदेश से मिलता है। यहाँ कुछ कम्युनिटीज में बेटी घर की लक्ष्मी होने के नाते फसल के पहले हिस्से की हकदार थी। बिना लड़की को उसका हिस्सा दिए घर में फसल ले जाना अपशकुन माना जाता था। इसको बुट्टा प्रथा कहते थे। परंतु ये रिचुअल केवल यादगार के रूप में बचा है और कुछ एक बेटियां लेती भी हैं तो फसल का टोकन मात्र। फसल की पहली ढेरी के आसपास घर के पुरुष यूं एक घेरा सा बनाते और उसमें से घर की बेटियां आकर अपना अपना बुट्टा भर लेती। पहले हर छोटी से छोटी लड़की के नाम पर धान निकाला जाता था और उसको बीज के रूप में या किसी जरूरतमंद को ब्याज पर दे देते थे, जिससे वापस 1.5 गुना अनाज मिलता, जो साल दर साल बढ़ता रहता और उससे प्राप्त धन उसी लड़की के नाम पर इकट्ठा हुआ करता था। ऐसा जमा जमा करते हुए बच्ची पैदा हुए जब से लेके बच्ची को शादी करे तक ऐसा जमा करके कभी उसमें से बच्ची को कुछ जरूरत है तो भी उससे लेके बना लेते, वो रिंग, वो नेकलेस, नहीं तो कपड़े कुछ तो भी होना है तो बच्ची को देते। वो भुट्टे के जो धान रहते हैं ना, वो नागुलू बोल के देते, हमारे तेलुगु में नागु बोलते, नागुलू को दे दिए तो डबल आते अपने। तो ये ऐसा कस्टम है, ये ऑस्पिशियस, घर ला के भुट्टा लेने का ऑस्पिशियस समझ रहे। अगर वो रोक के तो ये लोगों को बरकत नहीं होता, बहुत उनका खेती नहीं बढ़ते बोल के डरते। ये अधिकार लड़की की शादी के बाद भी बना रहता था, परंतु अब ये प्रथा लगभग लुप्त होती जा रही है। आंध्र प्रदेश में कम्मा इत्यादि कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जो भले ही लड़की को जायदाद का वारिस न बनाएं, लेकिन शादी के वक्त लड़की को माँ बाप के मकान जायदाद का कुछ हिस्सा देने की प्रथा बहुत से परिवार अभी भी चला रहे हैं। हमारा जो कस्टम्स है वो अगर वो फैमिली को लैंड बहुत है और गोल्ड भी ज्यादा है, जैसे लोग उनको अगर बेटा है तो बेटा को 50% मिलेंगे ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड बाकी जो है सपोज दे हैव 2-3 daughters, it's distributed among the 3 daughters. So basically the importance is given to the beta and the beti gets only the balance. And suppose they have only say 30-40 acres, so 40 acres बेटा को मिलते हैं और जो कैश है, जो ज्वेलरी है, वो बेटी को they distribute among the daughters. They don't give it in the son-in-law's name. What they do is a part of it is given, say, to buy a vehicle or for their parents' expenses, or if he is having a sister, वो सिस्टर के शादी के वास्ते, like that थोड़ा उसको देंगे. Major chunk will be only with the daughter.
आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक व महाराष्ट्र में हिंदू सक्सेशन एक्ट का संशोधन करके लड़कियों को कानूनी तौर पर कोपार्सनरी अधिकार यानी पैतृक संपत्ति में बेटों के समान बर्थ राइट मिल चुका है। लेकिन सामाजिक मान्यताओं की जकड़ ऐसी है कि ज्यादातर औरतें ये हक क्लेम नहीं कर पा रही। हमारे फादर को 300 एकर्स है और वो सीलिंग में भी ही लास्ट अबाउट 20 एकर्स, बट स्टिल दे नेवर थॉट दैट लैंड शुड बी गिवन टू दी डॉटर्स। तो आपने कभी अपना हिस्सा लैंड में क्लेम करने का सोचा? हम तो कितना लैंड है बोल के पूछने तक भी हिम्मत नहीं करे। हम लैंड लेने का किधर से हम लोग सोचते। देश के जिन हिस्सों में लड़की को जायदाद या जमीन न देने की प्रथा रही है, वहां लड़कियों को स्त्री धन के रूप में सोना, चांदी, पशु इत्यादि देने की प्रथा रही, जिससे कि लड़की की सुरक्षा बनी रहे। लेकिन आधुनिक दहेज ने ये सुरक्षा भी खत्म कर दी। मसलन हरियाणा के इस परिवार को लीजिए। इस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को दहेज में 8 किलो चांदी व 5 तोले सोना मिला, घर के बर्तन, गाय, भैंसों के अलावा। इनकी बहू को वही बर्तन, भांडे और पशुओं के साथ 5 किलो चांदी व 10 तोले सोना मिला। इसी परिवार की हाल ही में ब्याही बहू का दहेज देखिए। इसमें शामिल हैं कुर्सियां, टीवी, कूलर, पलंग, कपबोर्ड, ये सब कपड़े और कुछ गहने। इन्हें सिर्फ आधा किलो चांदी और 2 तोले सोना इन हल्के फुल्के गहनों के रूप में मिला। आपकी शादी के वक्त और अब बहू की शादी के वक्त जो दहेज है भाई कम हुआ ज्यादा हुआ? ये ज्यादा है। कैसे ज्यादा हो? बस ये चल पड़े कूलर, ये फ्रिज, टेलीविजन, ये ज्यादा है जी। सादा था, ये ज्यादा चल पड़ा जी। तो सोना चांदी कम हुआ ज्यादा हुआ? जी पहले सोना चांदी ज्यादा था। पहले जो दहेज वगैरह दादी वगैरह को, हमारी माता जी वगैरह को मिला था, वो सोना चांदी जो है ज्यादा इसलिए देते थे कि सोना चांदी जो है लड़की के हाथ में रहता था और बहुत वो समय पर काम आता था। जिसमें हमारी मिसाल देते हैं अध्यात्म में कि सोना चांदी जितना होगा वो आधी रात का गहना होता है। कभी भी उसको जो है बैंक होता है वो लड़की का, वो कभी भी उसको बेच करके अपना घर का गुजारा चला सकती है, बच्चों का गुजारा चला सकती है। लेकिन आज जो फैलाव किया है, छोटी छोटी चीजें दी जाती हैं, उन चीजों से लड़की के हाथ में कुछ नहीं जाता और वो लड़की बिल्कुल नंगी रहती है, जिससे वो गुजारा करने के लिए काबिल रहती है। यानी हजारों रुपया खर्चने के बाद भी लड़की के पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे उसका अपना आर्थिक आधार बन सके, जिससे 2 पैसे उसके हाथ में आ सके, ताकि उसे मोहताजी का जीवन न जीना पड़े। पूरे के तो हमारे 9 किले हैं आपने तो अपने। उसमें आपके नाम की कोई जमीन है? ना जी, हम तो 2 रोटी चाहिए जमीन मालिक के सिर। नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत में ऐसी कई कम्युनिटीज पाई जाती हैं, मसलन केरल की नायर कम्युनिटी, जिनमें बेटियां शादी के बाद भी मां के घर में ही रहती थीं। इस मातृवंशी घर को तारवाड़ कहते थे। पति पत्नी के घर मेहमान के रूप में आते और बच्चे मां के तारवाड़ में ही पलते थे। And the entire property belonged to the entire Tharwad. So a woman had a natural right to stay in her house, to have her food there, to be protected by her brothers and maternal uncles. She could be sure that when a child was born to her, that child would get equal rights with everybody else in the family. Unlike what is commonly known, this was not a practice only among the Nayars, but many others, including the entire Mappilas means Muslims of Malabar, and Eravas, and southern Travancore, a community called Nanjanad Vellalas, who were all numerically strong, were practicing it. इस मरुमकट्टयम सिस्टम में बच्चों को संपत्ति मां के वंश से ही मिलती थी, लेकिन बेटियों का मां के तारवाड़ में मुख्य अधिकार रहता था। तारवाड़ में पिता की नहीं, मामा की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। पति पत्नी के रिश्ते से ज्यादा अहमियत भाई बहन के रिश्ते की होती थी, एक ही वंश और तारवाड़ के सदस्य होने के नाते। What is good about it was the absolute security it gave to the woman. The rights over property she had, the rights in the family she had.
So if a major decision was taken, the men of the family, they are the decision makers, but they would see to it that the older women in the family, the mothers, grandmothers, elder sisters, would always be consulted. So they had a position of dignity within the family. अंग्रेजी हुकूमत के हस्तक्षेप से मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज के रीति रिवाज व प्रॉपर्टी होल्डिंग सिस्टम टूटने लगे। इस प्रक्रिया को आजाद हिंदुस्तान की सरकार ने और बढ़ावा दिया। हिंदू लॉ रिफॉर्म के नाम पर मैट्रिलिनियल सिस्टम को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। The influence of the British, the missionaries, English language, the new ideas which came in the 20th century, not only through the British and by the British, but which came to other parts of India also. केरल की मातृवंशी उत्तराधिकार प्रथा तो अब लगभग खत्म हो चुकी है, पर कम से कम आज भी बेटे और बेटी को संपत्ति में बराबर का अधिकार मिल रहा है। यही एक बुनियादी वजह है कि केरल की स्त्रियों की परिस्थिति अन्य प्रांतों की औरतों के मुकाबले में पढ़ाई लिखाई, कमाई, शिक्षा, स्वास्थ्य व सोशल स्टेटस के लिहाज से बहुत बेहतर है। औरतों को संपत्ति का अधिकार न देने वाली कम्युनिटीज की मान्यताएं हर पहलू से औरतों के लिए घातक सिद्ध होती हैं। इन्हीं कम्युनिटीज में दहेज प्रथा भी पाई जाती है, न कि संपत्ति का अधिकार देने वाले संप्रदायों में। दहेज प्रथा डिसइनहेरिटेंस यानी संपत्ति अधिकार से वंचित होने का परिणाम है, कारण नहीं। और फिर दहेज की आड़ लेकर बेटी को बोझ समझना, अपना नहीं पराया मानना, औरतों को नकारने व उत्पीड़न देने वाली ये सारी की सारी मान्यताएं बेटियों को जायदाद से बेदखल करने वाली कम्युनिटीज में ही पाई जाती हैं। जहां लड़कियों को प्रॉपर्टी दी जाती है, बेटियां पराई अमानत नहीं, माँ बाप के परिवार का अटूट अंग मानी जाती हैं। लड़की को जायदाद से बेदखल करने वाले संप्रदायों में बेटियों के साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो जाता है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व उत्तर भारत के अन्य प्रांतों में लड़की के पोषण, पढ़ाई और स्वास्थ्य की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना बेटों की तरफ। इन्हीं कम्युनिटीज में फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रथा भी रही है। वह औरतों और लड़कियों का मृत्यु दर लड़कों व पुरुषों से कहीं ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर केरल में 1000 पुरुषों के अनुपात में 1036 स्त्रियां हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 879 व हरियाणा में केवल 865। जहां औरतों को मिल्कियत का हक नहीं है, वहां आने जाने व औरों से मिलने जुलने पर भी तरह तरह की बंदिशें रहती हैं। यहाँ तक कि घर और खेतों का काम भी मनाहियों के दायरे में करना पड़ता है। पर्दा व घूंघट इन्हीं क्षेत्रों की पहचान है। भले ही औरत कितना ही काम क्यों न करे, उसे कमाई के साधनों से दूर रखा जाता है, और कमाई करे भी तो पुरुष के कंट्रोल में रहती है। इसीलिए उत्तर भारत में औरतें खेती का काम करती जरूर दिखाई देंगी, पर मंडियों में अनाज व अन्य उपज का व्यापार करती नहीं दिखाई देती। केरल व उत्तर पूर्वी प्रांतों में जहां औरतों को जायदाद का हक है, औरतें पर्दे में बिना सिकुड़े खेती का ही नहीं, मार्केटिंग इत्यादि का भी काम निसंकोच करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में औरतों को संपत्ति का अधिकार दिलाने के लिए देश में कई छोटे बड़े अभियान चलाए गए। इनमें सबसे अनूठा अभियान था महाराष्ट्र में शेतकरी संगठना द्वारा संचालित लक्ष्मी मुक्ति कार्यक्रम। शेतकरी संगठना ने अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि जिस भी गांव में 100 व उससे अधिक परिवार घर की औरत के नाम स्वेच्छा से जमीन का एक हिस्सा ट्रांसफर करेंगे, उस गांव को लक्ष्मी मुक्ति गांव के रूप में सम्मान पत्र दिया जाएगा। एक बड़े जश्न के साथ सैकड़ों गांवों में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके फलस्वरूप पत्नियों के नाम जमीन तो ट्रांसफर हुई ही, साथ में औरत मर्द के रिश्ते में एक महत्वपूर्ण बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। मारे नहीं किसके जोरू को पहले लड़ाया करते थे, मारते थे औरत बेटी को, वो मर्द माने जोरू को हकाल देते थे। हाँ, इसकी ये ले तलाक ले बोलते थे। अब तलाक ले बोलने की तो बात नहीं है, मुंह में से नहीं लाते। अब तलाक ले तो उन्हें खेत लेके जाती हमारा, ऐसा उसके दिल में तो आया ना। औरत को ही मालूम होता कि अपना कोई घर है,
अब मेरा कोई खेती है, मेरा कोई ये धंधा है, इसलिए प्रेम से वही काम करते हैं। हमको अच्छा मालूम हो रहा, जिस भैंस मेरी है बोले तो चारा डालना पड़ता, और भैंस मेरी नहीं बोले तो चारा डालने की जरूरत नहीं। इस खेत की, घर की, जब हम हमारे औरत को मालकिन बने, जब से हमको खुला फिरने मालूम हुआ, अच्छा करना मालूम हुआ, वो मन से दिल से निर्णय ले रहे हो। कभी भी झगड़ा लड़ा घर में हुआ तो उन्हें क्या बोलते थे, जा तेरे माँ के घर को जा, बैठ जा, हाँ खा जा। आप बैठ बोलते क्या, लड़ाया हुआ, जा जाओ, तुम्हारा तुम खा लो, तुम्हारे हाथ से पका के, हमारे हम पवा हाथ से पका के खाते। ऐसा तो हमारे को हिम्मत है ना, पहले थी क्या, नहीं थी। हमारे को माँ बाप किस घर को जाना था, अब नहीं, अब हमारा खेत है बोल के हम बैठ। क्या बेटी के हक को लेकर इस कार्यक्रम को इतना अच्छा रिस्पांस मिलता? इतना तो रिस्पांस नहीं मिलता था जितना अपने पत्नी को हिस्सेदार बनाने में बहुत बड़ा रिस्पांस मिला, उतना बहन को नहीं मिलता था। क्योंकि बहन अपने घर में रहने वाली नहीं है, वो पराई है, दूसरे घर में जाने वाली है। बाद में सब लफड़े बनते हैं, क्योंकि वो उनके हस्बैंड फिर जमीन छोड़ने को, बेचने को निकलते हैं। अपने बीवी अपनी पत्नी के नाम पे करने के, अपनी लक्ष्मी का अपने घर में रहती है, वो जमीन रहती है घर में, उसका कोई वो भाग भी नहीं जाती, जमीन भी वहीं रहती, इसीलिए वो तैयार होते। यानी ऐसे माहौल में भी बेटी या बहन के हक को मान्यता नहीं मिल पाई। कहने को तो औरत घर की लक्ष्मी है, पर अधिकतर परिवारों में उसे इतना मोहताज बना दिया गया है कि छोटी से छोटी जरूरत के लिए उसे दूसरों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। और फिर उसके अधिकार हनन का काम कोई दुश्मन नहीं, उसके अपने सगे संबंधी ही करते हैं, कभी सामाजिक रीति रिवाजों का हवाला देकर और कभी इमोशनल ब्लैकमेल द्वारा। सवाल संपत्ति लेने या न लेने का नहीं, बुनियादी सवाल है कि जिस लड़की के माँ बाप उसे बोझ समझे, अपना नहीं पराया माने, उसको ससुराल वाले क्यों अपना समझ लेंगे? जिसके पिता उसे जायदाद से बेदखल कर दें, उसका पति क्यों उसे अपनी प्रॉपर्टी में बराबर का हक देने लगा? na 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 na